नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीपल ट्री के इस वीडियो में। विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम बोर्ड परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करते हुए प्रश्न संख्या 11 पर आप पहुंचे हैं। और आज इस वीडियो में पार्ट 3 जिसका नाम है, इसमें हम प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 से शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो खंडों में है। इन दोनों खंडों का हम अलग अलग विस्तार से हल करेंगे। पहला खंड है द्विघात समीकरण 9x² - 3x - 20 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से। दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि हमें किस माध्यम से करना है, इसलिए हम जो भी हमें सरल पड़े उसके लिए उस माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण क्या दी गई है, 9x² - 3x - 20 = 0। किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें क्या देखना होता है। सर्वप्रथम हम उस समीकरण को x के घटते पदों के रूप में लिख देते हैं। माना यदि यह जो इक्वेशन है ये हमें आगे पीछे करके दी गई होती, जैसे 9x² - 20 - 3x ऐसे दी गई होती, तो हम क्या करते हैं कि 3x को पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले x² का पद, फिर x का, और फिर जिस पद में x नहीं है उसको हम लिखेंगे। क्योंकि इस प्रश्न में हमें पहले ही समीकरण x के घटते पदों में दिया गया है, इसलिए यह करने की हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम गुणनखंडों के रूप में कैसे तोड़ेंगे, देखिए x² के साथ गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, 9 है। ठीक है, और अचर पद क्या है, 20 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुणा गया 9, कितना होता है 180, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इस 180 का फैक्टर्स निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ये कुछ इस तरह से आएंगे। इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा गया 2 गुणा गया 5 गुणा गया 3 गुणा गया 3। ठीक है, अब इन गुणनखंडों को हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास, देखिए समीकरण को देखिए, हमारे पास अचर पद का जो साइन है वो प्लस या माइनस, माइनस दिया गया है, तो घटाकर हमारे पास घटाकर क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए इसको, देखिए 5 तियां 15। ठीक है, इसको हम 15 लिख सकते हैं, और 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक है, अब 15 में से 12 गया 3, तो हम इस समीकरण को किस तरह से लिखेंगे, 9x² - 15x प्लस 12x - 20 = 0। ठीक है, अब हम इसमें 3x कॉमन ले लेंगे। 3x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पहले पद में 3x, दूसरे पद में -5, और जो ये अगला वाला है अर्थात 12x - 20, इससे हम क्या कॉमन लेंगे, इससे हम कॉमन ले लेंगे 4, यानी कि +4 हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 3x - 5 = 0। ये हमारे पास अगला पद आ गया। ठीक है, अब 3x - 5, 3x - 5 यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 5 हमने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3x और इसमें बचेगा प्लस का 4, अर्थात क्या होगा हमारे पास, 3x + 4 =
0। ठीक है बच्चों, अब ये पद, यह समीकरण जो अब हमारे पास दो गुणनखंडों में टूट चुका है, इसका मान शून्य कब होगा? यदि 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 अथवा और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, पहले वाले से 5/3 प्लस का, और दूसरे वाले से x का मान क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो इस समीकरण के दो मूल हमें ज्ञात हो चुके हैं। पहला मूल है x इक्वल टू 5/3, ठीक है, और दूसरा मूल है x इक्वल टू -4/3। अब हम इसी प्रश्न के भाग नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि अथवा में दिया गया है। समांतर श्रेणी एक दी गई है हमारे पास। समांतर श्रेणी क्या दी गई है? 3, 8, 13 और 18। ठीक है, पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। प्रथम पद क्या होगा? मान लिया जाए प्रथम पद ए है, तो प्रथम पद क्या दिया गया है? 3। ठीक है, पदांतर, पदांतर या फिर कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है? पदांतर कैसे निकालते हैं? जो अगला पद है यानी कि 8, इससे एक पहले वाला पद यानी कि 3 हम घटा लेंगे। ठीक है, तो पदांतर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3 बराबर 5। सभी पदों के बीच में 5 का अंतर है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया जाता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदांतर को हम डी से भी दिखाते हैं, डी यानी कि डिफरेंस। अब आप प्रश्न को देखिए, हमें पूछा गया है ऐसा पद कौन सा है जिसका मान 78 है, यानी कि Tn हमें दिया गया है, Tn बराबर 78। ठीक है, अब इस सूत्र में हमें क्या क्या ज्ञात हो चुका है? Tn ज्ञात हो चुका है, A हमें ज्ञात है, दिया गया है, और पदांतर हमने निकाल लिया है D। अर्थात हमें ऐसा पद निकालना है जिसका मान 78 आए, यानी कि हमको क्या निकालना है? n की वैल्यू। देखिए, ये सारे मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या हो जाएगी? 78 इक्वल टू a का मान है 3, a प्लस n का मान निकालना है n माइनस 1 इंटू पदांतर d, यानी कि 5। ये इधर जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75। n माइनस 1 इक्वल टू 75/5, यानी कि 15। n इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 16। अर्थात 16वां पद इस समांतर श्रेणी में ऐसा होगा जिसका मान 78 आए। अब हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हमें a और b का मान निकालना है। साथ में एक शर्त दी गई है कि a प्लस बी जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में। इसको कैसे करेंगे? देखिए, दिया गया है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 60 डिग्री। ठीक है, और 10 से 10 कट जाएगा, अर्थात हमारे पास आया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। इसी तरह से हमारे पास क्या दिया गया है? 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 30 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री।
अब हमारे पास ये दो समीकरणें आ गई हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, अर्थात समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अर्थात a से a कट जाएगा। हमारे पास बचा 2b इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात b इक्वल टू 15 डिग्री। इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात a इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है और यही हमको प्रश्न में पूछा गया था, a b के मान क्या। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। दर्शाइए AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए एक समलंब क्या होता है। समलंब वह चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं और शेष दो भुजाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, अब दिया गया है ABCD समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के, अर्थात AB जो है वो DC के समानांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। चित्र बनाते रहेंगे। इसके जो विकर्ण है AC और BD, ये बिंदु O पर काटते हैं। अब हमें बोला गया है कि दर्शाइए कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABO, इसमें हम देखेंगे, और दूसरा त्रिभुज हम ODC, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें हम कोणों के विषय में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में कोण AOB बराबर कोण या एंगल DOC। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से कोण ABO बराबर कोण ODC एवं कोण OAB बराबर कोण DCO। ठीक है, ये क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एक बार हम इनको चित्र में भी देख लेते हैं। क्या बोला गया है, पहले इसमें कोण AOB यानी कि AOB जो ये वाला कोण है, ये बराबर है आपका कोण किसके, DOC के, यानी कि DOC के। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख हैं इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरे उसमें क्या कहा गया है, कोण ABO अर्थात ये वाला एंगल ABO बराबर कोण ODC अर्थात ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या है, ये एकांतर कोण है। एवं एक और एंगल OAB अर्थात एंगल OAB बराबर है एंगल DCO यानी कि DCO, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है,
अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के 3 एंगल संगत एंगल परस्पर बराबर हों तो वह त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसलिए हमें यहाँ से क्या मिलता है, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC ये क्या है, समरूप हैं। ठीक है। अब समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुज कोणों के जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होता है वह समान होता है। ठीक है। अर्थात AO यानी कि एंगल चित्र में देखिए, एंगल ABO जो ये वाला एंगल है, एंगल ABO, इसके संगत भुजा यानी कि AO बटे जो एंगल ODC अर्थात ये वाला एंगल है, इसके संगत भुजा अर्थात CO बराबर होगा किसके, एंगल BAO अर्थात ये वाला एंगल, इसके सम्मुख भुजा यानी कि कौन सी भुजा है, BO, ये बराबर होगी इसके संगत कोण के सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर यानी कि DO। ठीक है। ये हमें चित्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये कैसे हमें मालूम चला, ये है समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी यानी कि समरूप त्रिभुज की विशेषता से। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है समरूप त्रिभुजों की कि इनके संगत कोणों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड है, इनके जो होने के बिंदु हैं वो A और B है। ठीक है। A के निर्देशांक हमारे पास है x1 और y1 तथा B के निर्देशांक है हमारे पास x2 और y2। इसको एक बिंदु P आंतरिक रूप से विभाजित करता है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक है। और आंतरिक रूप से इस तरह विभाजित करता है कि A से P की जो दूरी है वो m है और P से B की दूरी क्या है, n है। ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स x y को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m(x2 + n(x1) अपॉन m+n। इसी तरह से P का जो y कोऑर्डिनेट है उसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपली x की जगह में y रख देंगे, अर्थात my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है। इस पूरे प्रश्न में हमें x1 y1 दिया गया है। x1 y1 क्या है प्रश्न से, x1 y1 है हमारा 4 और -3। इसी तरह से x2 y2 दिया गया है हमको 8 और 5। ठीक है। एवं बताया गया है कि आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है, अर्थात m की जगह क्या दिया गया है, m की जगह दिया गया है 3 और n की जगह दिया गया है 1। ये जो बॉक्स में है ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ये सारी जो मान है, जितने भी मान है, इनको हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे और
एक्स वाई के मान हम ज्ञात करेंगे। तो बिंदु, ऐसा बिंदु होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स यदि एक्स वाई हैं तो उसके मान क्या होंगे। एम की जगह दिया गया है 3, ठीक है। m इंटू x2 अर्थात 8 प्लस n इंटू x1 अर्थात 4, n की जगह 1 दिया गया है, अपॉन m प्लस n, m प्लस n मतलब 3 प्लस 1। इसी तरह से बिंदु के y कोऑर्डिनेट का मान क्या निकालेंगे हम, m अर्थात 3 इंटू y2, y की जगह क्या दिया गया है 5, प्लस n की जगह 1 इंटू y1 ये है, y1 की क्या है -3, अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। ठीक है, कोई संदेह। अब आगे बढ़ेंगे। 8 तियां हो गया हमारे पास 24 प्लस 4/4, और यहाँ क्या हो गया 5 तियां 15 माइनस 3/4 एक्स वाई के मान। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई अर्थात जो बिंदु के पी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे 24 और प्लस 4 28/4 हो जाएगा 7, और 15 माइनस 3 12/4 हो जाएगा 3, अर्थात उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7 और -3। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।